आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं महिमा सिंह हरियाणा से संबंध रखती हूं और सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता भी हूं, और आज कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करें, महिला अपराध से जुड़ा ये मुद्दा। उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप सब लोग 2 मिनट का ये वीडियो देखें, जिसके मार्फत आप जान सकें कि आखिरकार मोदी और उनकी सरकारों की, उनके मुख्यमंत्रियों की क्या सोच है महिलाओं के प्रति, और उसके बाद मैं आपको हरियाणा की ओर ले चलूँगी। हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। Wrestlers Vinesh Fogart, Sakshi Malik and Bajrang Punia were detained along with other protesters after a scuffle broke out between protesters and police at Jantar Mantar today. इस साल की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर है, और अगर आप सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन की बात करें तो इससे शायद बड़ा स्कैंडल हमारे इतिहास में बहुत कम ही आपको मिलेगा। इतना बड़ा, इतना ब्रेजन केस है ये। हंड्रेड्स ऑफ सेक्स वीडियोस जिसको शूट किया था जेडीएस के एमपी, एलिजेड ब्लैकमेल है, इसमें कंस्पिरेसी है। लोकसभा कैंडिडेट फ्रॉम हसन खुद और ग्रैंडसन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एचडी देवगौड़ा की बात हो रही है। यहाँ तो कोई रेवन्ना, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बहुत ऊंचे खानदान से आते हैं, वेरी वेल कनेक्टेड, वेरी पावरफुल। इतने पावरफुल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इनके लिए कैंपेन किया था। संदीप सिंह पर एक जूनियर महिला कोच ने नियुक्ति के बदले उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया। सामने आई चार्जशीट में ये बात भी साफ हो गई कि संदीप सिंह मामले में दोषी साबित हो सकते हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता पर एक युवती ने रेप का आरोप लगाया है। युवती का दावा है कि शराब पिलाकर उसके साथ रेप किया गया। मामले में हिमाचल प्रदेश के कसौली में एफआईआर भी दर्ज की गई है। तेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। जी हाँ, सही सुना, एक बार फिर से गुरमीत राम रहीम आजाद हवा में सांस ले पाएगा। 13वीं बार ऐसा होगा जब राम रहीम जेल से बाहर निकला। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राम रहीम साध्वियों से यौन शोषण और हत्या के मामले में रोहतक के सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभी आप लोगों ने ये जो वीडियो देखा, ये वीडियो पिछले चंद सालों में, 11 सालों की फहरिस्त तो और भी लंबी है, लेकिन पिछले कुछ ही सालों में महिला अपराधों के जो मामले सामने आए, जिसमें भाजपा द्वारा महिला अपराधियों का संरक्षण हमने देखा, ये उसकी एक कड़ी थी। और इस कड़ी में जो सबसे ताज़ा तरीन मामला हरियाणा से अब हमारे सामने है, उस पर बात करूं उससे पहले जो अंत में आपने सुना कि प्रधानमंत्री के मुंह से एक गलती हो जाती है, उनके मुखारविंद से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी बचाओ बेटी पटाओ निकल जाता है, लेकिन उनकी ओर से कोई पश्चाताप, कोई मुआफ़ी हमें सुनाई नहीं देती, और वो उसके बाद भी अपना भाषण जारी रखते हैं। इससे ये तो साफ है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, भाजपा की मानसिकता, भाजपा की महिलाओं के प्रति सोच हम सबके सामने प्रत्यक्ष है। ये तो जाहिर है कि जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा राजा वैसे ही उसके प्रतिनिधि भी होंगे। जब हमारे प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर सकते हैं, तो उनकी जो विभिन्न राज्यों में सरकारें हैं, वहाँ जो उनके पैरोकार हैं, जो न्याय के पैरोकार हैं, उनमें भी आपको यही छवि देखने को मिलेगी। और आज हम जिस मामले पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत गंभीर मामला हरियाणा के अंदर जो हाल ही में
घट रहा है कि विकास बराला नाम के एक व्यक्ति जो राज्यसभा सांसद के सुभाष बराला के बेटे हैं और उन्हें एक लॉ ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया, उस पर बात करते हुए मार्टिन लूथर किंग जूनियर की वो पंक्तियां याद आती हैं कि अन्याय कहीं भी हो, न्याय के लिए हर जगह खतरा बना रहता है। न्यायमूर्ति जिसे हम सब अक्सर देखते हैं न्यायालयों में, न्यायमूर्ति के हाथ में एक तराजू रहता है, वो न्याय का तराजू जिसके दोनों पलड़े वादी और प्रतिवादी हैं। जब कोई अपराध होता है तो वो पूरे समाज के खिलाफ अपराध होता है, इसीलिए मामले का जो टाइटल होता है वो होता है स्टेट वर्सेस सो एंड सो, राज्य बनाम। तो ऐसे में जो राज्य, एक तरफ इंसाफ के तराजू पर राज्य है और एक तरफ जनता है, उस मामले जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, विकास बराला का जो मामला है, 2017 की उस रात को अगर हम याद करें, 3 और 4 अगस्त के बीच की जो मध्य रात्रि थी, उस दिन संक्षिप्त में अगर मैं कहूं तो उस दिन जो घटा, मौकाए वारदात पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने पहुंच करके वहां से सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को गिरफ्तार किया नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए, एक लड़की की गाड़ी का पीछा करते हुए जिसने फोन करके इतला की और मदद की गुहार लगाई, तो तुरंत पुलिस ने, जिस काम के लिए पुलिस तैनात रहती है वो काम करने अपनी कर्तव्य परायणता के साथ तुरंत पहुंच गई पुलिस वहां पर, और पहुंचते ही उस शख्स को वहां से गिरफ्तार कर लिया। अगली सुबह पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जाने लगा। पता चला कि साहबजादे तो सुभाष बराला जी, जो कि तत्कालीन भाजपा के अध्यक्ष थे हरियाणा में, उनके सुपुत्र हैं। ऐसे में पुलिस को उन्हें रिहा करना पड़ा। उस समय ये भी याद रहे कि ये विकास बराला नाम के जो व्यक्ति हैं, ये उस समय अपनी लॉ की पढ़ाई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कर रहे थे। लेकिन पीड़िता यदि कोई आम लड़की होती तो हो सकता है कठुआ, उन्नाव, हाथरस की पीड़िताओं जैसा उसकी किस्मत होती, लेकिन बदकिस्मती विकास बराला की कि वो एक IAS ऑफिसर की बेटी निकली और मामला रफा दफा न हो सका। तत्कालीन IAS ऑफिसर VS कुंडू की बेटी, जो कि इस मामले में पीड़िता थी, उन्होंने हार नहीं मानी और वो डटी रही, और इसीलिए उस समय IPC की धारा 354D, 341, 365, 511 व 34 के तहत, जिसमें ड्रिंक एंड ड्राइव, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू एब्डक्ट, ये सारी धाराएं शामिल हैं, इसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ। 3 बार जमानत की अर्जी लगाई गई विकास बराला के द्वारा, तीनों बार खारिज कर दी गई। अंततः 11 जनवरी 2018 को ये गौर करने की बात है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जज माननीय जस्टिस लीजा गिल की कोर्ट द्वारा अंततः बेल दे दी गई, जिसमें उन्होंने लिखा अपने उस जजमेंट को, अगर आप पढ़ें तो जस्टिस लीजा गिल लिखती हैं कि प्रोसिक्यूशन की 36 गवाहियां होनी हैं, 36 गवाहों की गवाहियां अभी बाकी हैं, लंबे समय में जाकर के ये होंगी, क्योंकि आरोपी पर पहले कोई मुकदमा नहीं है, यानी विकास बराला पर पहले कोई मुकदमा नहीं है, और क्योंकि उसके न्याय प्रक्रिया से भागने की कोई आशंका भी नहीं है, इसलिए ये जमानत दी जा रही है। इस जजमेंट को पढ़ने से ये तो साफ हो गया, इसमें ये कहीं नहीं लिखा गया, जैसा अमूमन, वकील हूं और इसलिए कह सकती हूं कि अमूमन ये लिखा जाता है दैट द काउंसिल फॉर डिफेंडेंट वेहेमेंटली अपोज्ड द बेल, वेहेमेंटली अपोज्ड द काउंसिल फॉर पिटिशनर्स कंटेंशंस, के जो याचिकाकर्ता हैं उनके द्वारा लगाई गई गुहार का पुरजोर तरीके से विरोध किया प्रोसिक्यूशन ने। लेकिन इसमें ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। तो साफ सी बात है कि जो सरकारी वकील वहां खड़े थे, जो कि एडवोकेट जनरल के ऑफिस के ही प्रतिनिधि होते हैं, उन्होंने जो प्रतिनिधित्व वहां करना चाहिए था हरियाणा की एक बेटी का, वो नहीं किया। इस बीच 8 साल बीत गए। इन 8 सालों में विकास बराला की कानून की डिग्री पूरी हो गई, वो एडवोकेट बन गए, प्रैक्टिस करने लगे। इस साल जनवरी से फरवरी के बीच में, जनवरी से फरवरी 2025 के बीच में 100 रिक्त पदों की पूर्ति के लिए एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा के एडवोकेट जनरल द्वारा 100 रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया, और जनवरी से फरवरी के बीच में 3000 अर्जियां, ये गौर कीजिएगा कि 3000 अर्जियां उन 100 पदों के लिए आई, जो कि जाहिर सी बात है हरियाणा के एक से एक काबिल वकील थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, तमाम श्रेणियों से आने वाले लोग थे।
इन 3000 वकीलों ने एडिशनल एजी, सीनियर डीएजी, डीएजी, डबल एजी, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल लगने के लिए ये अपनी अर्जियां दी। लेकिन जब लिस्ट सामने आई 18 जुलाई को, हमारे सामने जब ये लिस्ट जारी हुई जिसमें 95 नियुक्तियां की गई थी, एडवोकेट जनरल हरियाणा के हैं परविंदर सिंह चौहान जी, उनके द्वारा जब हमने देखा कि 95 लोगों की नियुक्तियां की गई, लेकिन इसमें से ये क्या कि ज्यादातर जो लोग हैं वो या तो कोई भाजपा का नेता है, या भाजपा के किसी नेता का बेटा या बेटी है, या किसी जज का कोई रिश्तेदार है, या कोई पूर्व चीफ सेक्रेटरी है। ऐसे में बहुत हैरत हुई, लोग गौर से उस लिस्ट को देखने लगे और एक ही बार देखते ही समझ आया कि हरियाणा के 3000 काबिल वकीलों में से चुने गए इन 95 बेहतरीन अधिवक्ताओं में से एक तरफ विकास बराला हैं तो दूसरी तरफ एक अनुपाल नाम की व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं। अनुपाल जस्टिस लीजा गिल की छोटी बहन है और मैंने अभी आपको बताया कि जस्टिस लीजा गिल ने ही विकास बराला की तीसरी या चौथी जो बेल की एप्लीकेशन थी, बेल की अर्जी थी, उसे मंजूरी दी थी और उन्हें बेल पर रिहा किया था। अगस्त 2017 में अरेस्ट हुए थे, जनवरी 2018 में बेल मिली और वो जस्टिस लीजा गिल द्वारा दी गई और उनकी छोटी बहन अनुपाल का नाम इसी लिस्ट, इस 95 लोगों की लिस्ट में, जहां एक तरफ विकास बराला है वहां दूसरी तरफ अनुपाल भी हैं जो कि जस्टिस लीजा गिल की छोटी बहन है। तो ऐसे में एजी ऑफिस की जो नियुक्तियां की जाती हैं उनके मापदंड ऑनलाइन अवेलेबल हैं, कोई भी देख सकता है जाकर के। ये जो मापदंड होते हैं, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो सार्वजनिक है मोटे तौर पर और उसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि कोई भी अभियुक्त है किसी भी अपराध में, मॉरल टर्पिट्यूड में कन्विक्टेड है, अभियुक्त है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को इसमें न नियुक्ति दी जा सकती है। और एडवोकेट्स एक्ट के धारा 25D और 35 के मुताबिक ऐसे व्यक्ति को हमारे देश में कानून की जो प्रैक्टिस है, एडवोकेट बनने का, वकील बनने का, वकालत बनने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन यहां जिस व्यक्ति की बात हो रही है, ये तो ठीक है कि क्लियर सिलेक्शन क्राइटेरिया है, लेकिन यहां जिस व्यक्ति की बात हो रही है, उस व्यक्ति को आधी रात को नशे की हालत में अपने एक दोस्त के साथ गाड़ी में एक आईएएस की सुपुत्री, एक लड़की, एक हरियाणा की बेटी की गाड़ी का पीछा करते हुए मौका वारदात से पुलिस ने पकड़ा और कानून की किताबों में एक शब्द होता है प्राइमा फेसाए, यानी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है कि अपराध हुआ। एफआईआर पुलिस ने मौका वारदात पर अपराधी को वहीं से गिरफ्तार करके लिखी और बाद में यह पाया गया कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव भी कर रहा था। तो ऐसे में ये देखा जाना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार, एक मामले में नहीं, एक के बाद एक कई मामलों में मॉरल टर्पिट्यूड को परिभाषित किया है और ये बताया है कि जो वकालत है वो एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, वो एक बहुत ही नेक पेशा है और ऐसे पेशे में, ऐसे प्रोफेशन में ऐसे किसी व्यक्ति की कोई जगह नहीं है जिसके नैतिकता पर सवाल उठाया जा सकता हो। और इसी कड़ी में 2023 का अगर आप एक मुकदमा देखें, और मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता देना चाहती हूं कि 2023 में कर्नाटका बार काउंसिल ने एक वकील को महज एक शिकायत के आधार पर, उसके खिलाफ उसकी जूनियर ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की, यौन उत्पीड़न की शिकायत दी, शिकायत के आधार पर उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि जब तक वो इंक्वायरी चल रही है तब तक वो वकालत नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मॉरल टर्पिट्यूड पर हमारे कानून की जो स्थिति है वो बहुत स्पष्ट है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी यही कहता है कि न्याय हो रहा है, सिर्फ न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। जो लोग देख रहे हैं, जो पूरा समाज सरकार की ओर देख रहा है और लॉ ऑफिसर्स की तरफ देख रहा है, उन्हें दिखना चाहिए कि न्याय हो रहा है। तो ये जो सूची जिसका जिक्र हम आप लोगों से कर रहे हैं, जो कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, अब तो तमाम अखबारों में छप भी चुकी है, इस सिफारिश से लबरेज सूची जिसमें बेल देने वाली जस्टिस लीजा गिल की छोटी बहन का नाम, अनुपाल का नाम, और बेल पाने वाले आरोपी विकास बराला का नाम एक ही कलम से, एक ही स्याही से लिखा गया, उसे देख के आज हरियाणा की जनता और हरियाणा के साथ साथ इस देश के करोड़ों नागरिक जो न्याय
प्रणाली में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिरकार उनके टैक्स के पैसे से भाजपा ये अपराध की खेती ही करती रहेगी क्या? जो हमने आपको एक रिपोर्ट कार्ड भी दिखाया और उसी कड़ी में 3000 अर्जियों में से जो 95 नाम मिले, उसमें से 2 नाम, क्या ये महज इत्तेफाक है? 2 नाम उन लोगों के नाम हैं जिनमें से एक को बेल मिली और एक उस जज की छोटी बहन जिन्होंने बेल दी। क्या अपराध का सृजन और संरक्षण ये दोनों भाजपा सरकार की प्राथमिकता है? ये हम आज सवाल पूछना चाहते हैं। क्या न्यायार्थी जनता बस अपराध की इस खेती का खर्चा उठाने के लिए ही है? और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, हो सकता है हम जो कयास लगा रहे हैं वो गलत हो, और ऐसा नहीं है अगर, तो प्रविंदर सिंह चौहान जो कि हरियाणा के एडवोकेट जनरल हैं, उनसे हम सीधे तौर पर ये सवाल पूछना चाहते हैं और उन्हें जवाब देना चाहिए। और वो सरकार जिन्होंने प्रविंदर सिंह जी की नियुक्ति की, जिन्होंने आगे ये नियुक्तियां की जो आज संदेहास्पद हैं, उस सरकार को भी ये जवाब देना चाहिए। पहला, कि एक से काबिल वकीलों को छोड़ के एक आरोपी की नियुक्ति, वो भी हमारी बहन बेटियों को न्याय दिलवाने के लिए एक लॉ ऑफिसर के तौर पर न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए एक आरोपी की नियुक्ति किस बिनाह पर की गई? ये पहला सवाल। 3000 अर्जियां थी, उनमें से 95 नियुक्त हुए, तो जो हजारों जो रिजेक्ट कर दिए गए, उन्हें किस आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया था? उनमें क्या कमी थी? किस आधार पर विकास बराला और अनुपाल का चयन करने के लिए इन वकीलों की अनदेखी हुई? और तीसरा बड़ा अहम सवाल, क्या ऐसी ही सिफारिशी, जो आपने रिपोर्ट कार्ड देखा, इसमें आपने देखा राम रहीम 16 बार पैरोल पर बाहर आए, और कब बाहर आए? चुनावों से ठीक पहले, और बाहर आकर अपने डेरे में लंबे चौड़े सत्संग करते हुए पाए गए। तो क्या ऐसी नियुक्तियों, ऐसी लचर नियुक्तियों की वजह से ही, ऐसी सिफारिशी नियुक्तियों की वजह से ही क्या सरकार न्याय का पक्ष ले पाने में असक्षम है? क्या ऐसी नियुक्तियों के कारण ही राम रहीम जैसे लोग हर बार चुनाव से पहले पैरोल या फरलो पर बाहर आ जाते हैं? क्या ऐसी ही नियुक्तियों के कारण बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों का संरक्षण होता रहता है? क्या ऐसी ही नियुक्तियों के कारण मोहन लाल बडौली, जो आज भी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं हरियाणा में, क्या ऐसी ही नियुक्तियों के कारण ऐसे जो केसेस हैं वो अधर में लटके रहते हैं? ऐसी FIRs को कोई अंजाम नहीं मिल पाता, जहां पर निर्दोष, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक साबित नहीं होता तब तक इनोसेंट हैं, ऐसे लोग सालों से जेल में सड़ रहे हैं, और एक तरफ ये भाजपा नेताओं के रिश्तेदार और बच्चे और खुद भाजपा नेता हैं जिनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। तो ऐसे में लगता है कि भाजपा का जो पहचान पत्र है, महिला अपराध का जो है प्रचार प्रसार करना ही भाजपा सरकार का आज पहचान पत्र बन चुका है। चाहे वो पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह हो, आपने क्लिप में देखा, चाहे वो आज मोहन लाल बडौली हो, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष, चाहे वो इस साल की शुरुआत में जो उनके खिलाफ FIR हो उसकी बात हो, चाहे वो हरियाणा की जो बेटियां थी, चैंपियन बेटियां, हरियाणा की जो कुश्तीबाज बेटियां थी, उनको किस तरह घसीटा गया था दिल्ली में बृजभूषण शरण सिंह का बचाव करने के लिए, चाहे वो हो, या फिर आज ये पूरा सिस्टम जो बचाव कर रहा है विकास बराला का, चाहे ये पूरा सिस्टम हो, ये महिला अपराध का संरक्षण क्यों भाजपा का पहचान पत्र बन गया है? और ऐसी सरकार से हम जवाब क्यों ना मांगे? अंत में 3 बिंदुओं में जो हरियाणा के वकीलों की, हरियाणा की बेटियों की, जनता की मांग है, उसको आपके सामने रख देना चाहती हूं। और कांग्रेस पार्टी इन मांगों का पुरजोर समर्थन करती है और इन मांगों को उठा रही है हरियाणा की जनता की ओर से। पहली मांग भाजपा सरकार से हरियाणा में और एडवोकेट जनरल से हमारी ये है कि वो इन नियुक्तियों को, जो विकास बराला और अनुपाल की नियुक्तियां हुई हैं, इनको तुरंत प्रभाव से रद्द करें। ये प्रत्यक्ष है कि ये नियुक्तियां गलत हैं। बेल देने वाले जज की बहन और जिसे बेल दी गई, उनकी नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से एडवोकेट जनरल रिजेक्ट करे, रद्द करे। नंबर 2, चयन प्रक्रिया के उन बिंदुओं को, उस क्राइटेरिया को सार्वजनिक करें जिसके आधार पर हजारों वकीलों को तो रिजेक्ट किया गया, लेकिन विकास बराला जैसे लोगों को, भाजपा के पंजाब के पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं, ऐसे लोगों को, भाजपा नेताओं को जगह दी गई इस लिस्ट में, वो किस आधार पर दी गई, उस आधार को सार्वजनिक कर दें। और नंबर 3, बहुत अहम,
एडवोकेट जनरल द्वारा न्याय हित में ये बताया जाए कि विकास बराला मामले को प्राथमिकता देने के लिए और उसमें शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को सही ढंग से करवाने के लिए वो क्या कदम उठाए हैं उन्होंने आज तक, और आने वाले समय में हरियाणा की इस बेटी के लिए जिसके साथ विकास बराला ने बदसलूकी की और मौके से गिरफ्तार हुए, आने वाले समय में उसको शीघ्रता से न्याय की ओर ले जाने के लिए एडवोकेट जनरल क्या कदम उठाने वाले हैं, इसका स्पष्टीकरण हरियाणा की जनता को दें। सत्यमेव जयते। अंग्रेजी में संक्षिप्त में इस बात को मैं आप सबके सामने रख देना चाहती हूं। Martin Luther King Jr. has said, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. When a crime happens against the entire society, which is why the government stands guard to the cause of justice. On the intervening night of 3rd and 4th of August of 2017, a heinous crime was prevented by the prompt action of Chandigarh police because a girl in need had called them and they came on the spot only to arrest a boy along with another of his friend. The boy was on the spot arrested in a state of drunkenness. He was driving in a drunken state. Next morning it turned out that he was the son of the then Haryana BJP president, Subhash Barala's son. Hence, under political pressure, he had to be enlarged on bail. Thereafter, it turned out that the prosecutrix was none other but a daughter of a serving IS officer at that point in time. Hence, her fate was prevented to end up from ending up like those of the victims of Kathua, Unnao and Hathras. So therefore, an FIR was registered under sections 354D, 341, 365, 511 and 34. Many attempts were made by Vikas Barala to be enlarged on bail. He applied for bail multiple times. Every time the bail was rejected. But finally the bail was granted on the 11th of January 2018. And it was granted by Punjab Haryana High Court Justice Lisa Gill. In these past 8 years, not even defense evidence has culminated in this case, in Vikas Barala's case. The judge, while granting bail, Justice Lisa Gill, while granting bail to Vikas Barala, had cited reasons that he has clean antecedents, had cited reasons that there's no reason for him to abscond the course of justice, and that there are 36 prosecution witnesses to be examined. So it will be a time-taking process. Hence, there's no reason to keep him incarcerated in the meantime. Now, in these 8 years, although this prosecution has been extremely slow, this course of justice has been extremely slow in Vikas Barala case. But what we saw in the meantime is that Vikas Barala not only finished his studies in law, but enrolled in the Bar Council to practice laws. Whereafter, on 18th of July, a list came out of law officers in Haryana appointed by the Advocate General Pravindra Singh Chauhan. This list came out as a result of an advertisement in January-February 2025 that was advertised, whereafter 3,000 plus applications were received by Advocate General's office. When the list was explored, it turned out that there are 2 objectionable names besides many other favorites of the BJP or the judiciary in that list. But the 2 names, one was of Vikas Barala, of course, the accused in the instant matter that we are talking about, and the other was the younger sister of none other than Justice Lisa Gill. Justice Lisa Gill, who had granted bail to Vikas Barala after multiple failed attempts of his asking for bail. The eligibility criteria for these appointments of law officers is amply clear before all of us. The Advocates Act provides under sections 25D and 35 that people convicted for moral turpitude, convicted against crimes, against humanity, against women, may not be allowed to practice law, may not be allowed to be appointed law officers. But in this case, it is to be seen that the offense is prima facie and the man in question, Vikas Barala, was arrested on the spot in the middle of action while he attempted to abduct
the daughter of a Haryana IAS officer, Mr. V.S. Kundu, at that point in time. We have plenty of examples where advocates have been suspended because of their moral turpitude. The most recent one being Karnataka Bar Council suspending an advocate for merely a complaint of sexual harassment in the meantime while the inquiry goes on. However, the government of Haryana, the BJP government of Haryana, which has shown lackadaisical conduct in these appointments, the Advocate General, Mr. Pravinder Singh Chauhan, seemed to have absolutely looked away from the fundamentals that have been reiterated by the Supreme Court again and again in cases of moral turpitude, especially when it pertains to a profession, a noble profession like that of law. So as per the principles of natural justice, I wish to remind that justice should not only be done, but also be seen to be done. It is the Advocate General who is the chief legal advisor to the government and ensures the balance of justice never tips. Therefore, it is his responsibility to see that the best legal minds are appointed to stand guard the cause of justice in a state, and especially in a state like Haryana. This list of favorites parallels the name of accused Vikas Barala with that of relief giving This list of favorites parallels the name of the accused with the relief giving Justice Lisa Gill's younger sister, Anupal, written in the same ink. Such citations shake up the public conscience and faith in the judiciary, in the government, in the entire system. Hence, the people ask if the government's priority to nurture and promote crime on taxpayers' money, the people question whether the government will stand guard to the cause of justice, will stand guard to the daughters and to the people of Haryana and to the people in the society at large. Our demands from this government, from the Advocate General of Haryana, Mr. Pravinder Singh Chauhan, are very clear. Our demands are that they immediately revoke the order of appointment of Vikas Barala and Justice Lisa Gill's younger sister Anupal that have been paralleled, sabotaging the cause of justice. Number two, we demand that the Advocate General and the government of Haryana make the selection criteria for these appointments public and transparently display on what grounds were thousands of applications rejected only to appoint the favorites of the BJP, amongst which there are other former chief secretaries, former leaders of the BJP and current leaders of the BJP. And the third demand that we urge today for is that the Advocate General of Haryana, Mr. Pravinder Singh Chauhan, to take steps for speedy justice to be granted to this daughter of Haryana and to all the daughters of Haryana, and fortify people's trust in judiciary by taking such steps, and make it public that such trials which are lagging behind lethargically are being taken up on priority, and that these appointments are not made merely to protect those in power and their kith and kin. Thank you. Satyamev Jayate. Ji. अगर सरकार नहीं बात मानती है, आपके दूसरे सवाल पे पहले आती हूँ, अगर सरकार बात नहीं मानती है तो वो हमारी बात नहीं मानती ऐसा नहीं होगा। अगर वो बात नहीं मानती तो ये पूरे समाज के साथ और जनता के साथ विश्वासघात होगा। जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ उनकी सरकार को चुना, वो बहुत गर्व से बोलते हैं हमें तीसरी बार चुना गया है। और ऐसे में आपके पहले सवाल पर आते हुए आपने कहा कि पहले भी वो लिस्ट में थी, लेकिन उस समय उनका नाम एक ऐसे आरोपी के साथ उस सूची में शामिल नहीं था जिसे उन्हीं की बड़ी बहन ने बेल दी हो। आज मुद्दा ये नहीं है कि एक जज की बहन, जज के परिवार के लोग बिल्कुल प्रगति कर सकते हैं, क्यों, चाहे वो जज के परिवार का हो या किसी राजनीतिक परिवार का। सवाल आज ये बहुत सारी राजनीतिक नियुक्तियां हैं, हम सब पर सवाल नहीं उठा रहे।
हमारी जो आज मांग है वो इन 2 नामों के प्रति है, क्योंकि ये सीधे सीधे एक क्विड प्रो क्वो को दिखाता है। एक जज जिन्होंने एक आरोपी को बेल दी, उस आरोपी का नाम और उस जज की बहन का नाम एक सूची में होना एक सभ्य और एक सेहतमंद समाज की निशानी कतई नहीं हो सकती। धन्यवाद।